हमारे साथ पवन मोदी जी जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। अतुल सुभाष के पिता हैं। पवन जी, तीनों की गिरफ्तारी हो चुकी है, निकिता सिंघानिया की भी, उनकी मां और भाई की भी। देख रहा हूँ मैडम, मैं न्यूज के पास बैठा, मैं अपने पोते को देखने के लिए न्यूज के पास बैठा हूँ। मेरे पोते को मार दिया कि कहाँ रखा मुझे मालूम नहीं है मैडम। आप लोग मुझे मेरे पोते को दिखवा दीजिए, मेरा हाथ बता दीजिएगा। ये बहुत अपराधी किस्म के लोग हैं उन लोग। पवन जी, हमारी सब पूरी सहानुभूति आपके साथ है, लेकिन आप थोड़ा संभालने की कोशिश कीजिए अपने को। आपकी अपने पोते को लेकर चिंता बहुत स्वाभाविक सी है, ये हम सब समझते हैं। और ज़रूर बेंगलुरु पुलिस इस पूरे मामले को लेकर कि आपका पोता कहाँ है, किसके गाइडेंस में है, वो उसको लेकर जानकारी दे पाएगी। हम भी हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इंसाफ की तरफ जो लड़ाई के लिए आपने एक कदम बढ़ाया है। जी, हम ऐसा करेंगे ना तो उसकी तबीयत और खराब हो जाएगी। भाई कहिए कि आप लोग थोड़ा सा बर्दाश्त मामले चाहे तो मैंने ऐसा माहौल है ना मैडम कि हम बता नहीं सकते हैं। और ये लोग की गिरफ्तारी होकर के हम लोग को कुछ राहत मिली है। अब पोता यदि हम इस अपराधी के पास रहेगा तो कैसा बनेगा उसका अंदाजा कीजिए। आप लोग ये आवाज उठाइए कि मेरा पोता हमको मिल जाए। मैं राष्ट्रपति जी से भी यही गुहार करता हूँ, नरेंद्र मोदी जी से भी करता हूँ, नीतीश जी से भी करता हूँ, योगी जी से भी करता हूँ। मेरा पोता हमको मिल जाएगा तब भी ना तुम पास बनेगा, वैसा ही आदमी बनेगा जो था। जी पवन जी, आप संभालिए अपने आप को, देखिए आपकी सेहत पर इसका असर पड़ सकता है। आप थोड़ा सा संभालने की कोशिश कीजिए अपने आप को। आपका पोता बिल्कुल सही होगा, ये हम सभी उम्मीद कर रहे हैं, और इसको लेकर जल्दी पुलिस संपर्क भी आपसे साधेगी। कल तो आया था 50 रुपये का मंगाया था। अच्छा ठीक है मैडम जी। तो अतुल सुभाष के पिता पवन मोदी जी, उनकी भी यही सबसे बड़ी चिंता कि उनका पोता इस समय कहाँ है। हमारे साथ जुड़े थे और बहुत भावुक अतुल सुभाष के पिता इस समय। पवन जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? तो आशीष हमारे साथ, हमारे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं। आशीष, जो डीसीपी की ओर से प्रेस रिलीज का आपने जिक्र किया कि इन तस्वीरों के साथ प्रेस रिलीज भी जारी की गई थी, अभी जो मोदी परिवार की सबसे बड़ी चिंता है वो उनके अतुल सुभाष के बेटे को लेकर है। क्या इस बारे में कोई जानकारी? जी देखिए, हमने ये सवाल डीसीपी व्हाइटफील्ड से पूछा है और डीसीपी व्हाइटफील्ड ने अभी इस पर कोई जवाब नहीं दिया है। अभी तुरंत मैंने जब चूंकि परिवार के सदस्य हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए थे, हम अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे थे, तो हमने इस बाबत सवाल डीसीपी व्हाइटफील्ड से पूछा है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि डीसीपी व्हाइटफील्ड या कर्नाटक पुलिस की तरफ से इस मामले पर कुछ जानकारी हमें हासिल होगी। जैसे मैं बताना चाहूंगा इस पूरे परिवार के बारे में, जो मृतक के परिवार है। 2019 में अप्रैल में शादी होती है, अगले साल 2020 में उनको एक बेटा पैदा होता है। उसके बाद से ही इन दोनों के बीच में, पति और पत्नी के बीच में अनबन शुरू हो जाती है। 2022 में पहली बार अतुल सुभाष के ऊपर एफआईआर दर्ज किया जाता है और उसके बाद लगातार एफआईआर का सिलसिला इनके ऊपर कायम होना शुरू हो जाता है। सारे एफआईआर जौनपुर में, उत्तर प्रदेश के जौनपुर में कायम किए जाते हैं। इस दौरान 2022 में एफआईआर, पहली एफआईआर से पहले निकिता अतुल सुभाष को बैंगलोर में छोड़कर वापस अपने मायके जा चुकी थी, अपनी मां के पास। और वहीं से पहले तो दहेज प्रताड़ना का मामला दर्ज किया गया, उसके बाद अलग अलग अन्य धाराओं में अलग अलग एफआईआर दर्ज किए गए। कुल 9 एफआईआर इस पूरे मामले में अतुल सुभाष के ऊपर दर्ज किए गए। लगातार अतुल सुभाष पहले जो दहेज प्रताड़ना का मामला है उसको लेकर जौनपुर की अदालत में पेश होते रहे। उसके अलावा उन लोग एक डाइवोर्स पिटीशन भी फाइल की गई थी। उस डाइवोर्स पिटीशन के सिलसिले में भी उनकी पेशी होती रही जौनपुर के कोर्ट में। उनको मृतक ने अपने सुसाइड नोट में और अपने वीडियो में यह आरोप लगाया कि 2 सालों में करीब 200 से ज्यादा बार उनको कोर्ट के चक्कर लगाने पड़े। बैंगलोर में वो काम करते थे लेकिन मामला जौनपुर में था, उत्तर प्रदेश के, तो लगातार उनको जौनपुर की अदालत का चक्कर लगाना पड़ता था और काफी ज्यादा प्रताड़ित थे। उनका आरोप ये भी है कि बच्चे के देखभाल के लिए 40,000 रुपए उनको हर एक महीने निकिता के परिवार को देना पड़ता था, निकिता को देना पड़ता था। और अब ये जो पूरा मामला है जिसमें गिरफ्तारी हुई है, जो सुसाइड नोट है, जो वीडियो है, जो आरोप लगाए हैं मृतक ने अपने
स्टेटमेंट में, वीडियो स्टेटमेंट हो चाहे रिटन स्टेटमेंट हो, सुसाइड नोट हो, उसके बाबत अब जो आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, चाहे वाई पत्नी हो या सास हो या उनका साला हो, इन तीनों से पूछताछ करेगी बेंगलुरु पुलिस। मारथली थाने में यह मामला दर्ज हुआ था। मारथली थाने में स्पेशल टीम बनाई गई थी एसएचओ के नेतृत्व इस पूरे मामले की जांच के लिए। तो आज चूंकि रविवार है, कल शनिवार को इनकी गिरफ्तारी हुई और कल इनको कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उनको जुडिशियल कस्टडी पे यानी कि जेल भेज दिया गया है। हमें उम्मीद है, हमें ये बताया जा रहा है कि सोमवार को पुलिस इनकी कस्टडी पिटीशन के लिए यानी कि पुलिस कस्टडी के लिए कोर्ट का रुख करेगी। कोर्ट से पुलिस कस्टडी मिलने के बाद इन तीनों आरोपियों से जो आरोप इनके ऊपर लगाए गए हैं, जिसकी वजह से सुसाइड हुआ, सुसाइड का उकसाने का मामला जो दर्ज हुआ है, जो गैर जमानती धारा में दर्ज है मामला, उसके बारे में पूछताछ की जाएगी और फिर आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में एक अन्य आरोपी हैं जो चाचा हैं निकिता के, उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। उनकी भी गिरफ्तारी की पूरी संभावना है। तो हम अब आगे देखना होगा पुलिस इस पूरे मामले में, मारथली पुलिस जो स्टेशन है बैंगलोर का, वो कैसे आगे की कार्रवाई करता है। जी, अगर आशीष यहाँ पर, क्योंकि निकिता सिंघानिया को गुरुग्राम से अरेस्ट किया गया है, तो उनकी गिरफ्तारी को लेकर किस तरह से गिरफ्तारी हुई है, कहां से हुई है, क्या इस बारे में कोई इनपुट? ये देखिए, जैसा मैंने पहले बताया कि पहले परिवार वालों ने बेंगलोर पुलिस को ये आश्वासन दिया था कि इस पूरे मामले में वो सहयोग करेंगे। जब बेंगलोर की पुलिस जौनपुर पहुंचती है, स्पेशल टीम जो एसएचओ मारथली के नेतृत्व में पहुंचती है जौनपुर, तो संपर्क जब परिवार वालों से किया जाता तो परिवार वालों ने कहा कि वो जल्द ही अपने वकील के साथ पुलिस के समक्ष प्रस्तुत होंगे और जांच में सहयोग करेंगे। लेकिन उसके बाद अचानक से परिवार गायब हो गया और लगातार पुलिस उनसे संपर्क साधने की कोशिश कर रही थी, लेकिन संपर्क नहीं हो पा रहा था। इसीलिए अपने वरिष्ठ अधिकारियों से आदेश लेकर जो एसएचओ मारथली हैं, उन्होंने इनके घर के बाहर, निकिता के घर के बाहर जो ससुराल है उसके बाहर नोटिस चस्पा किया। नोटिस में इनको बोला गया कि ये बैंगलोर पुलिस के समक्ष हाजिर हो बैंगलोर में और पूछताछ में, जांच में सहयोग करें, उसमें शामिल हो। लेकिन इस दौरान चूंकि परिवार एब्सकॉन्डिंग था, फरार था, लगातार पुलिस की दूसरी टीम जो कर्नाटक पुलिस की थी, 2 टीमें फॉर्म की गई थी, दूसरी टीम इनकी तलाश कर रही थी और अंततः शनिवार को जहां मां और भाई की गिरफ्तारी प्रयागराज से हुई है, वहीं निकिता जो पत्नी है, जो गुरुग्राम में एक एमएनसी में कार्यरत थी, उनकी गिरफ्तारी गुरुग्राम से हुई है। तो तीनों की गिरफ्तारी करने के बाद उन्हें बैंगलोर लाया गया है और वरुण भी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं गुरुग्राम से, क्योंकि जहां यहीं पर एक एमएनसी में काम करती थी निकिता सिंघानिया, वरुण, जहां से उन्हें गिरफ्तार किया गया है गुरुग्राम से। देखिए, बिल्कुल लगातार जो बेंगलुरु पुलिस है वो इनकी लोकेशन ट्रेस कर रही थी। वो जानती थी कि जो परिवार के सदस्य और जो आरोपी निकिता है वो कहाँ पर है। परिवार के जो सदस्य थे यानी कि जो मृतक है उनके ससुराल वाले लगातार पुलिस से यही बात कह रहे थे कि वो पूरी तरीके से जांच में सहयोग करेंगे। लेकिन पुलिस जब जौनपुर पहुंचती है पूछताछ के लिए, तब जो ससुराल वाले थे वो फरार निकले और उसके बाद से ही जो पुलिस के जो आला अधिकारी है बेंगलोर में बैठे हुए, उन्होंने इस बात का निर्देश दिया कि क्योंकि जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं और अपनी गिरफ्तारी से बचने की कोशिश कर रहे हैं, तो इनको जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाए। क्योंकि पुलिस के पास इनके मोबाइल नंबर थे, इनकी जो लोकेशन थी वो सर्वेलांस पे थी। तो उसके बाद पुलिस ने जो आरोपी निकिता है उसको गुरुग्राम से गिरफ्तार कर लिया और जो परिवार के उसकी माँ और जो भाई है उनको प्रयागराज से गिरफ्तार किया गया है। अब पुलिस, जैसा मैंने पहले भी बताया था, कि इनको रिमांड पर लेगी और उन आरोपों को, जो आरोप मृतक ने अपने सुसाइड नोट के अंदर लिखे हैं और जो अपनी वीडियो के अंदर कहे हैं, उनको आपस में कोरिलेट किया जाएगा और इनसे पूछताछ की जाएगी। इस बात की भी संभावना है कि इसके अंदर और आरोप लगाए गए हैं उन्हीं के तहत जांच की पूरी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।